नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका दमदार 10 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। यूपी चुनाव से पहले आज यूपी एटीएस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन से पूरा देश हिल गया है। बात खुली तो ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आई, एक डायरी भी सामने आई, कुछ ठोस सबूत हाथ लगे हैं। लोभ लालच देकर मुसलमान बनाने की फैक्ट्री का भांडा फोड़ हुआ है। 2 मौलवी दबोच लिए गए हैं। कई और पर एक्शन बहुत जल्द होना बाकी है। पूरा मामला क्या है, कैसे मुसलमान बनाए जाते थे, रेट कितना तय होता था, इन सब बातों का हमारे 3 रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन किया है। आइए आपको पूरी स्टोरी समझाने के लिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्मांतरण रैकेट का सबूत नंबर 1। धर्मांतरण के लिए फंडिंग का सबूत नंबर 2। धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश का सबूत नंबर 3। उसने एक दिन अपने लिए भी उठाया, मैं अपनी नस काट लूंगा। मैं कहा भाई ऐसे तो हम नहीं करने देंगे। ऐसे 3 नहीं बल्कि पूरे 100 सबूत हैं। उस धर्म परिवर्तन वाले नेटवर्क का जो दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा तक एक्टिव था। जिनके निशाने पर वो भोले भाले मासूम थे जो ना तो सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। दिव्यांगों को टारगेट करके धर्म परिवर्तन कराने वाले इस गिरोह के ये 2 अहम किरदार हैं, मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासिम। पहले मोहम्मद उमर गौतम का परिचय जान लीजिए, जो वो खुद बयान कर रहा है। इसके बाद मोहम्मद उमर और उसके पूरे गैंग का काला चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे। वही मेरी हिंदू घराने में पैदाइश हुई 1964 में जी। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 1984 में 20 साल की उम्र में ईमान की दौलत दी। तो पहले मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। मेरे घर वालों ने यही नाम रखा चूँकि मेरे वालिद साहब धनराज सिंह गौतम। मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर ऐसे संगठन और संस्थानों को टारगेट करते थे जो दिव्यांगों की पढ़ाई लिखाई और उनकी देखरेख से जुड़े थे। रैकेट नेटवर्क से जुड़े लोग पिछले 2 साल से सक्रिय थे। बीते 2 साल में इस नेटवर्क ने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा दिया। बीते 1 साल में लॉकडाउन के बावजूद रैकेट ने 350 लोगों का धर्म बदलवा दिया। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। अब देखिए 1000 लोगों का धर्मांतरण का नेटवर्क देश के किन किन शहरों तक फैला था। यूपी का लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा में गुड़गांव, मेवात से लेकर दक्षिण के राज्यों तक रैकेट सक्रिय था और इस रैकेट को दिल्ली के जामिया नगर में बने हेडक्वार्टर से कंट्रोल किया जा रहा था। इस समय बाटला हाउस में उमर गौतम के घर पे हम मौजूद हैं और पुलिस जो है तफ्तीश करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी है। आपको दिखा रहे हैं पहले ये घर को आप देखिए। और दिल्ली पुलिस जो है अब यूपी पुलिस और एटीएस के साथ कोऑर्डिनेट करके अलग अलग ठिकानों पे जहाँ पे उमर गौतम के ठिकाने हैं वहाँ पे जा रही है। आप देख सकते हैं वो सामने पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। 2 पुलिसकर्मी जो हैं अंदर गए हुए हैं, अंदर भी चलते हैं। ये पूरा घर जो है ये अपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। तो ये घर जो है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप पहुँच गए हम लोग घर पे। अब तक की जांच में ये पता लगा है कि धर्मांतरण के इस मॉड्यूल का टारगेट, पर्सन और एजेंडा दोनों फिक्स था। धर्मांतरण नेटवर्क दिव्यांग बच्चों को धोखे से धर्म परिवर्तन कराता था। इसके लिए मासूमों को अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते थे। धर्मांतरण के लिए फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के भी सबूत मिले हैं।
दिव्यांगों का जबरदस्त ब्रेन वॉश भी किया जाता था। जिन 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया, उनमें गुड़गांव का रहने वाला दिव्यांग मन्नू यादव भी है। ब्रेन वॉश के जरिए मुफ्ती काजी जहांगीर और उमर गौतम ने इसका धर्म बदल दिया। नाम मन्नू यादव से अब्दुल मन्नान हो गया। लेकिन धर्म बदलने वाला ये सर्टिफिकेट जिस तारीख को जारी हुआ, उस पर गौर कीजिए। 11 नवंबर 2021, यानी जो तारीख अभी आई भी नहीं, उस तारीख का सर्टिफिकेट जारी करके मन्नू यादव को धोखे से इस्लाम कबूल करा दिया गया। अवैध तरीके से मन्नू यादव अब्दुल मन्नान बन गया। बस वो विदेश ये कहता था, विदेश का हमें मतलब सिर्फ ये चिन्ह देता था वो कि मैं एक तो अमेरिका का, तो मतलब हमें थोड़ा पता है कि वो ऐसे कहता है, और मतलब विदेश का सिर्फ ऐसे कहता था कि मैं फ्लाइट में मतलब जाऊंगा ऐसे। और मैं वहाँ की, और काफ़ी टाइम पहले उसने पापा से कहा भी था कि मेरा वो बनवा दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, पासपोर्ट मेरा वो बनवा दीजिए। बोले तू क्या करेगा? कि मैं विदेश जाऊंगा नौकरी के लिए। तो क्या किसी ने वहाँ पर उसे लालच दिया था कि तुम्हें ये सब मिलेगा? क्या क्या था? बिल्कुल लालच दिया गया है मेरे बेटे को। मन्नू यादव के मोबाइल फोन से डायरी के एक पन्ने की तस्वीर मिली है, जिसमें कई हिंदू लड़के और लड़कियों के नाम के साथ रकम दर्ज है। देखिए, योगेश सरपंच 50,000 रुपए, जुगनू के नाम पर 50,000 रुपए, बीनू 1.5 लाख रुपए, सविता 75,000 रुपए, ध्रुव 1 लाख रुपए, मोहित के नाम पर 40,000, कैलाश के नाम पर 30,000, जय को 25,000, अनिल को 15,000 और विनोद को 10,000 रुपए की रकम दी गई या दी जानी थी। अब सवाल है कि धर्मांतरण के लिए इतनी बड़ी फंडिंग कहां से होती थी? यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि मुफ्ती जहांगीर काजी और उमर गौतम के इस्लामिक दवा सेंटर की फंडिंग सीधे सीधे ISI यानी पाकिस्तान से होती थी। इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा ISI और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 117 में मौजूद ये नोएडा डेफ सोसाइटी की बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में दिव्यांग बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल भी है। ये सेंटर भी धर्मांतरण गैंग के टारगेट पर था। ये रिसेप्शन का एरिया है, बेसिकली हम आपको दिखा दें उसी स्कूल का। और जो यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ के भी जिनका धर्मांतरण हुआ है, बाकायदा पॉश एरिया के बीचों बीच ये बिल्डिंग स्थित है। बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आसपास रहते हैं। उस एरिया में ये स्कूल है, और ऐसे में अगर इस तरह की खबर सामने आई है यहाँ, तो वाकई वो हैरान और परेशान कर देने वाली है। और इस तरह के काफ़ी रिहायशी इलाके में वो वाकई कान खड़े कर देने वाली और सन्न कर देने वाली खबर है कि आखिर और कितने हैं। कानपुर में रहने वाले राकेश गुप्ता के दिव्यांग बेटे आदित्य भी इसी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अचानक एक दिन आदित्य स्कूल के हॉस्टल से गायब हो गया। इसी साल मार्च महीने में राकेश गुप्ता ने आदित्य की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बीच आदित्य ने एक दिन वीडियो कॉल करके अपने पिता को बताया कि उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया और वो फिलहाल केरल में है। हालांकि एक दिन पहले यानी रविवार को ही आदित्य वापस अपने घर कानपुर लौट आया। अच्छा, आपने बताया था कि उसके खाते में कुछ पैसे भी आए थे, तो क्या, कहाँ से पैसे आए थे, कितने पैसे आए थे? अब ये देखना पड़ेगा, तभी बताएंगे आपसे। पासबुक में ये यूपी एटीएस की दर्ज की गई FIR की कॉपी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि धर्मांतरण का गैंग किसे और क्यों टारगेट करता था। FIR की कॉपी में लिखा है कि धर्मांतरण गैंग गरीब, महिलाएं और मूक बधिर छात्रों को टारगेट करते थे, ताकि उनके मन में अपने धर्म के खिलाफ विद्वेष पैदा कर सकें। इसके लिए उन पर मानसिक दबाव, प्रलोभन और भय दिखाकर इस्लाम कबूल कराया जाता था। इसके बाद उन्हें ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जाता था जो उनका डॉक्यूमेंटेशन कराकर निकाह करा देते थे।
मतलब ये कि जिन लड़के लड़कियों को पैसे की जरूरत होती थी उन्हें पैसे दिए जाते थे, बेरोजगारों को नौकरी का लालच दिया जाता था ताकि वो इस्लाम कबूलने पर मजबूर हो जाएं। इसके बाद इनकी शादी इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों से करवाई जाती थी ताकि उनकी अपने धर्म में वापसी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मुस्लिम लोगों ने नेट पे एक तो पूरा उनका सेटअप किया हुआ है, दूसरा प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं और इंटरप्रेटर टीचिंग के लिए इंटरप्रेटर बैठाए हुए हैं। अब मस्जिदों के लिए ऐसी हज़ारों वीडियो मेरे पास भी लैपटॉप में आ गई, अब तो उनसे बच्चे के कारण आ गई हैं जो वे लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसे भी आए हैं जो आतंकवादी गतिविधि के लिए दिक्कत है, ज़्यादा मुझे इस चीज़ की दिक्कत हो रही थी। राजीव यादव के बेटे मन्नू यादव के फोन से ये डंप डेटा हासिल किया गया है। देखिए, इसमें उनकी गगन नाम के एक लड़के से लगातार चैट होती थी। इसी चैट में गूगल मैप का ये स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। 15 फरवरी की इस चैट में मन्नू यादव ने गगन को फरीदाबाद के संत सूरदास मेट्रो स्टेशन के पास की एक दरगाह में जाने का रूट शेयर किया था। इसके बाद इसी ईदगाह की तस्वीर भी लोकेशन के साथ शेयर की गई थी। दिव्यांग मन्नू यादव का धर्म परिवर्तन कराने के लिए मुफ्ती जहांगीर काजी और उमर गौतम ने जबरदस्त ब्रेन वॉश किया था। मन्नू को 72 हूरों की कहानी बताई गई थी। बताया गया था कि इस्लाम कबूल करने के बाद उसे कैसे जन्नत नसीब होगी। पर जाके मतलब जन्नत मिलेगी, वो ऐसे मतलब अपने पढ़ेंगे किताब कि क्या करके परियां लेके जाएंगी मेरे को ऊपर, परियां लेके ऐसे जाएंगी, वो मेरे से खुश हो जाएंगी और परियां मेरे को ऐसे लेके जाएंगी। यूपी एटीएस की जांच अभी जारी है और धर्म परिवर्तन कराने के इस नेटवर्क में अभी कई और परतें उठनी बाकी हैं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान और सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। धर्म परिवर्तन कराने वाले बड़ी गैंग का ये खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। अभी जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं। दमदार 10 में अब बात एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर की जिसे सुनकर यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। ये रिपोर्ट राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके से है। बोतल पानी वाली है मगर इसमें भरा है डीजल और पेट्रोल। कोल्ड ड्रिंक की तरह बोतलों में बिक रहा है बड़ा खतरा और इस खतरे की कीमत है महज 10 रुपए। सही सुना आपने, सिर्फ 10 रुपए के फायदे के लिए दूसरे राज्यों की सीमा से सटे राजस्थान के सैकड़ों सरहदी गांव इस वक्त पेट्रोल बम बन गए हैं। दूसरे राज्यों से पेट्रोल और डीजल ड्रमों में भर भर कर लाए जा रहे हैं और फिर जान जोखिम में डालकर सजाई जा रही है सस्ते तेल की दुकान। सवाल ये है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल को कुछ लोगों ने मुनाफा कमाने का जरिया कैसे बना लिया है? तेल का ये गणित क्या है? न्यूज़ नेशन रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पड़ताल की। राजस्थान में पेट्रोल महंगा और अन्य राज्यों में पेट्रोल सस्ता है, लिहाजा राजस्थान के लोग हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश से पेट्रोल डीजल भरवा कर लाते हैं। इस दौरान लोग सस्ता होने के कारण पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, वो तो अलग बात है ही, लेकिन धीरे धीरे अब ये जो सस्ता पेट्रोल अन्य राज्यों में मिल रहा है, इसके कारण पेट्रोल और डीजल की तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग पेट्रोल डीजल इकट्ठा करके लाते हैं और इसके बाद अपने क्षेत्र में जाकर गाँव में बेचते हैं। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, जिसमें शामिल हैं हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। जानकारी के मुताबिक इन्हीं सरहदी राज्यों के पेट्रोल पंपों से बड़े बड़े ड्रम और कंटेनर्स में भरकर हर रोज करीब 6 से 7 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल राजस्थान लाया जा रहा है और मोटा मुनाफा भी कमाया जा रहा है। ये है राजस्थान का श्री गंगानगर, जिसकी सीमा पंजाब के अबोहर से मिलती है। श्री गंगानगर में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है। यहाँ पेट्रोल करीब 109 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 102 रुपए प्रति लीटर है। वहीं इससे सटे पंजाब के अबोहर में पेट्रोल करीब 99 रुपए प्रति लीटर है, यानी कि अंतर सीधे सीधे 10 रुपए का है। वहीं डीजल 90 रुपए प्रति लीटर है, मतलब 1 लीटर डीजल की कीमत में 12 रुपए का अंतर है।
और यही कारण है कि पंजाब से टेम्पो और ट्रॉलियों से भर भर कर पेट्रोल डीजल की तस्करी श्री गंगानगर के लिए की जा रही है। कई बेरोजगार युवाओं ने तो बकायदा पेट्रोल डीजल की तस्करी को अपना रोजगार का जरिया भी बना लिया है। 10 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए लीटर ही सस्ता मिल रहा है। मुख्य उसका कारण है वैट का भारी भरकम अंतर है दोनों पेट्रोल और डीजल के उसमें। ग्राहक वहां जाने के लिए मजबूर है। ग्राहकी जो है सारी की सारी पंजाब शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर कई शहर में कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, बाकी बंद होने के कगार पे हैं। ये है यूपी के आगरा और राजस्थान के भरतपुर को जोड़ने वाला बॉर्डर। यूपी की सीमा में मौजूद इस पेट्रोल पंप पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ राजस्थान से 10 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है। यूपी के इस पेट्रोल पंप में हमें राजस्थान के भरतपुर से आए लोगों की भीड़ मिली। कोई ड्रम भरकर पेट्रोल ले जा रहा था तो कोई अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा रहा था। ये जो लोग दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में, ये तमाम वो लोग हैं जो कि भरतपुर राजस्थान से यहाँ पर आकर डीजल और पेट्रोल लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग ड्रमों में ले जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल ला रहे हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल यहाँ पर सस्ता है। सर वहाँ 10-11 रुपये लीटर महंगा है। हमने करीब यहाँ पे 50 लीटर तेल लिया है, हमें 500 से 600 रुपये की बचत हुई है। हम लोग भी अगर यूपी जाना होता तो यहाँ से 2-4 लीटर डलवा के फिर यूपी में ट्रक पूरा फुल करके ले आते हैं। पहले इस पेट्रोल पंप की सेल हर दिन 40 से 50 हजार लीटर थी, जो अब 1 लाख लीटर तक पहुंच चुकी है। दरअसल लोग यहां से 1 लीटर पर 10 रुपए बचाते हैं और अगर आधे मुनाफे पर भी बेचें तो 1 लीटर पर करीब 5 रुपए का फायदा होता है। जिसको जरूरत है वही आ रहा है, जिसको 50 रुपए की है 100 रुपए की है वो उतना ही लेता है अपने काम चलाने के लिए। बाकी के लोग उत्तर प्रदेश यूपी से लाते हैं। उधर भरतपुर में मौजूद पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि ज्यादातर लोग पेट्रोल के लिए यूपी बॉर्डर चले जाते हैं। भरतपुर के बाद हमारा अगला पड़ाव रहा राजस्थान हरियाणा को जोड़ने वाला शाहजहांपुर बॉर्डर। ये पेट्रोल के भाव है 94 रुपये 42 रुपये और ये भाव हैं। ये डीजल है, ये 88 रुपये डीजल है और ये पेट्रोल है। 94 रुपये 42 पैसे पेट्रोल के भाव है और 88 रुपये 6 पैसे ये डीजल के भाव है। शाहजहांपुर बॉर्डर क्रॉस करके संवाददाता लाल सिंह फौजदार हरियाणा के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और डीजल पेट्रोल का भाव पता किया। देख लो इतने दिन में 105 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल 98 रुपये लीटर हो गया। राजस्थान सरकार ने वेट ज्यादा लगा रखा है। दोनों पेट्रोल पंप का जायजा लेने के बाद हमें बहरोड और हरियाणा के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल दोनों के भाव में प्रति लीटर 10 रुपए का अंतर मिला। यहाँ हमने ये भी देखा कि राजस्थान में हरियाणा बॉर्डर तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। वहीं हरियाणा की सीमा शुरू होते ही 30 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, जहां से राजस्थान के अलवर के लोग ही तेल लेते हैं और आसपास के गांव में जाकर बेचते हैं। हरियाणा में बावल में पेट्रोल पंप से इस ट्रक में करीब 10 ड्रम में भरकर पेट्रोल ले जाया जा रहा था। राजस्थान की सीमा में जाएंगे तो अलवर जिला शुरू हो जाएगा और यहाँ ये बावल का इलाका है। ये तस्वीरें भी हैं, जैसे ये सज्जन आए हुए हैं। यहाँ से डीजल लेकर क्यों लेके जा रहे हैं? ये ट्रैक्टर और मशीन के लिए। नहीं, राजस्थान में भरवा सकते हैं, यहाँ क्यों भरवा रहे हैं? 10 रुपये का अंतर है जी। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही थी, चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही थी। इस बीच हमारी नजर पड़ी इस बाइक सवार पर। राजस्थान के अन्य राज्यों के बॉर्डर के जो गांव हैं वो पेट्रोल बम में तब्दील होते जा रहे हैं और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट के दौरान, ये बेहद चौंकाने वाली है और ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। लोग हरियाणा जाते हैं और इस तरह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजस्थान निवासी है जो हरियाणा से पेट्रोल डीजल भरवा कर राजस्थान जा रहा है। ये एक लौती तस्वीर सब कुछ बयान कर रही है कि किस तरह गांव-गांव अवैध तरीके से पेट्रोल बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं है, गांव में धड़ल्ले से दुकानों पर पेट्रोल से भरी बोतलें भी रखी गई हैं। राजस्थान में 15 किलोमीटर के लगभग की दूरी है, नीमराना है। आसपास नहीं? हाँ, इससे पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो आप कहाँ से भरवाते हैं जब जाते हैं? तो हम ज्यादातर हरियाणा से लेके आते हैं। ठीक है। आप भी हरियाणा से लेके आते हो? हरियाणा से। पास से पड़ता है? हाँ, पास पड़ता है। यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर है हरियाणा। और सस्ता ही पड़ता है? सस्ता पड़ता, 10 रुपये का फर्क है। सवाल ये है कि राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा क्यों है? तो इसका कारण है
राज्य सरकार तेल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है। राजस्थान में सरकार पेट्रोल पर 36% वैट वसूल रही है, वहीं पंजाब, हरियाणा और यूपी में ये 25% है। अगर डीजल की बात करें तो इसमें भी राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा 26% वैट लगाया है। वहीं पंजाब में डीजल पर वैट 16% और हरियाणा में 16.4, जबकि यूपी में 17.48% है। और यही कारण है कि सरहदी इलाकों में सस्ता तेल लाकर उसे राजस्थान के सैकड़ों गांवों में कम मुनाफे पर बेचा जा रहा है। हैरत की बात है कि राज्य सरकार इससे अनजान है। एक तरफ राजस्थान के पेट्रोल पंप मंदी झेल रहे हैं और सरकार को मिलने वाले राजस्व को भी चूना लग रहा है, तो दूसरी तरफ गांव-गांव पेट्रोल की तस्करी से हादसों की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। आगरा से विनीत दुबे और जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। आइए एलडीटी प्राइम की बात करते हैं। दमदार 10 में एनेस्थीसिया ऑपरेशन के लिए बेहद जरूरी होता है और बहुत ज़रूरी केमिकल है, सब जानते हैं। इसकी ज़रूरत छोटी हो या बड़ी हर सर्जरी के लिए पड़ती है। यहाँ तक कि जब आप अपना दांत निकलवाने के लिए जाते हैं उस दौरान भी इंसान को पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन क्या ये एनेस्थीसिया जानलेवा बन सकता है? जी हाँ, सोशल मीडिया ये दावा कर रहा है कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन ली है तो एनेस्थीसिया लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो चलिए करते हैं इस डराने वाले दावे की पड़ताल। वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए एनेस्थीसिया के जानलेवा बन जाने का सच। ये खबर डराने वाली है, ये खबर चौंकाने वाली है, लेकिन कोरोना काल में वैक्सीनेशन करा रहे लोगों के लिए इस खबर का सच जानना बेहद जरूरी है। दावा है कि कोरोना वैक्सीन से लोगों को भविष्य में मुश्किल हो सकती है। वैक्सीन लेने वाला इंसान कभी भी एनेस्थीसिया नहीं ले सकता। दावे के मुताबिक अगर वैक्सीन लेने वाले शख्स को एनेस्थीसिया दिया तो ये जानलेवा हो सकता है। वायरल मैसेज में लिखा है, जिस किसी को भी कोरोना वायरस से लड़ने वाला टीका लगाया गया है उसे किसी भी प्रकार की एनेस्थीसिया, नॉर्मल या डेंटिस्ट एनेस्थीसिया नहीं लेना है, क्योंकि ये टीका लगाए गए व्यक्ति के जीवन के लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा। एक तरफ देश में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी फर्जी खबरों की भरमार है। वायरल हो रही एनेस्थीसिया से जुड़ी खबर का वास्ता सीधे लोगों से है। यही वजह है जो हमने वायरल मैसेज की पड़ताल कर सच सामने लाने की कोशिश की। पड़ताल आगे बढ़ाएं तो उससे पहले हम आपको बता दें एनेस्थीसिया किसे कहते हैं। दरअसल मरीज की सर्जरी या कोई ऐसी मेडिकल प्रक्रिया जिसमें टाँके लगाने की ज़रूरत पड़े, उसमें मरीज के दर्द या तकलीफ़ को कम करने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल होता है उसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं। यहाँ तक कि दांत निकलवाने की मामूली प्रक्रिया में भी एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। साफ है कि आदमी को जिंदगी में एक न एक बार एनेस्थीसिया जरूर लेना पड़ सकता है। ऐसे में वायरल हो रही खबर कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन बनाते वक्त इस बात का ध्यान ही न रखा हो? आखिर वायरल हो रही खबर का आधार क्या है? अगर खबर में जरा भी सच्चाई है तो क्या इससे बचने के लिए कोई सावधानी नहीं बताई गई? आमतौर पर दवा बनाने वाली कंपनी उस दवा के साथ बरती जाने वाली सावधानी दवाई या वैक्सीन पर साफ साफ लिखती है। ऐसी ही जानकारी कोविशील्ड के साथ भी दी गई है, लेकिन कोविशील्ड या कोवैक्सीन के साथ कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि वैक्सीन ले चुके शख्स को एनेस्थीसिया नहीं लेना है। पड़ताल में हमने इंटरनेट की परतें खंगाली तो हमें मलेशियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स की एक प्रेस रिलीज मिली। ये रिलीज 13 जून 2021 को जारी की गई है। इसमें वायरल हो रहे इस मैसेज को फर्जी करार दिया गया है। इतनी जानकारी मिलने के बाद हमने अपनी पड़ताल में एक मेडिकल एक्सपर्ट को शामिल किया और सीधा सवाल पूछा कि क्या वायरल हो रहे मैसेज में जरा भी कोई सच्चाई है। सुनिए जरा। कोरोना वायरस के टीके के बाद ऐसी कोई संभावना नहीं है व्यवहारतः कि जिसमें हम ये कह सकें कि बॉडी में उन ऑर्गन्स को जिनमें एनेस्थीसिया दिया जाता है वो प्रभावित हो जाते हैं। एनेस्थीसिया का कोई शरीर पर दुष्प्रभाव होता है, चाहे वो लोकल एनेस्थीसिया हो, चाहे वो जनरल एनेस्थीसिया हो। इस तरह की कोई भी चीज़ कहीं भी वर्ल्ड में नहीं प्रोहिबिट की गई है और न ये उन कंडीशंस में है जो कोरोना के वैक्सीन को मना करती हैं, जिसमें से एक एब्सोल्यूट कंडीशन प्रेगनेंसी है जिस पर भी अभी तक ट्रायल हो रहा है। तो अभी जो है वैक्सीन जो लग रहा है वो सबको लग सकता है। दमदार 10 में बारी आज की अच्छी खबर की। दिल्ली वाले भी फिटनेस क्रेजी बनेंगे, कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। योग की पहुंच घर घर हो, इस मुहिम के तहत केजरीवाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की है। इसके लिए बड़ी रकम
का प्रावधान भी किया गया है। दिल्ली सरकार ने अब योग सेंटर्स और खासकर योग इंस्ट्रक्टर्स आप लोगों को घर के पास ही मिल सकें, इसका इंतज़ाम करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं इस सेंटर पर जहां आपको ये 30 लोग नज़र आ रहे हैं, ये अक्टूबर से इंस्ट्रक्टर बनकर आपके घर के पास आपको योग सिखाएंगे। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस और रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स को करने वाले युवा योगा इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभा सकते हैं। केवल वो 3 महीने कर लें तो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, सर्टिफिकेट कोर्स की, और वो एलिजिबल हैं फिर सोसाइटी में योगा सिखाने के लिए। कोर्स में शामिल छात्रों के मुताबिक योग के जरिए वो न सिर्फ खुद को फिट रख सकते हैं बल्कि इससे रोजगार भी हासिल हो सकता है। और इसी रिपोर्ट के साथ दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही।